जेली तो हमेशा से सबकी फेवरेट रही है और हो भी क्यों ना, कलरफुल चीजें तो सबके ही मन को भाती हैं। लेकिन आज इस स्टोरी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भी मुकम्मल तौर पे जेलीज पे डिपेंड करती है। मगर सोचने की बात ये है कि ये जेलीज अच्छी हैं या बुरी, धरती पे ये कैसे आई और अगर आ गयी तो क्या इन्हें खत्म करना जरूरी है या ये इंसानों के साथ रह सकती हैं? क्या इन्हें सब लोग देख सकते हैं या कुछ स्पेशल पावर्स वाले लोग ही इस सफर को एंजॉय कर सकते हैं? इन सब दिलचस्प सवालों के जवाब जानने के लिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की जानिब। सीरीज की शुरुआत एक छोटी बच्ची एन से होती है जो अपनी मॉम के साथ डॉक्टर के सामने डरी सहमी सी बैठी थी। डॉक्टर पूछती है कि क्या अब भी तुम्हें जेलीज नजर आती हैं? लेकिन वो कुछ नहीं कहती। एन के डैड बाहर इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर कहती है कि इसे इस उम्र में मॉम की जरूरत है, इसलिए शायद ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। दरअसल डॉक्टर खुद ही उसके डैड को पसंद करती थी। दोनों जैसे ही हैंडशेक करते हैं एन को व्हाइट जेली नजर आती है। इधर आपको बताती चलूं कि एन को जो जेलीज नजर आती हैं उसका कोई न कोई मतलब या मकसद जरूर होता है। जैसे व्हाइट जेली लव और लस्ट की अलामत है, रेड जेली बुराई की। इसी तरह बाकी सबके भी कोई न कोई मतलब है। एन बहुत रोती है कि डैड ने मेरी मॉम को धोखा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉम तो उनके साथ ही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मॉम नहीं बल्कि जेली थी जो थोड़ी देर बाद मेल्ट हो गई थी। एन अपने मॉम को ऐसे देख के बहुत रोती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे इस सब को फेस करे। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। एन अब बड़ी हो गई है और एक स्कूल में एज ए नर्स जॉब करने लगी है। इस स्कूल की तो अपनी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एक स्पेशल होल पे बना है जो बहुत पावरफुल है। अब इस होल का क्या राज है ये तो आगे ही पता चलेगा। इस स्कूल की एक अजीब बात ये भी है कि यहाँ बच्चों को लाफिंग थेरेपी करवाई जाती है। कहा जाता है कि इस लाफिंग थेरेपी से स्कूल को एनर्जी मिलती है। लेकिन सोचने की बात ये है, एनर्जी स्कूल को मिलती है या उसमें मौजूद राजों को? एक दिन एन ऐसे स्कूल का विजिट कर रही थी कि उसे कुछ जेलीज नजर आती हैं जो तादाद में काफी ज्यादा थी। उन्हें सिर्फ एन ही देख सकती थी। बच्चे तो उनके ऊपर से गुजर रहे थे। एन देखते हुए जा रही थी कि आखिर ये आए कहाँ से हैं। अचानक उसे बेसमेंट के पार कुछ अजीब सा महसूस होता है। दरवाजा लॉक होने की वजह से वो गार्ड के पास चाबी लेने जाती है, लेकिन गार्ड कहता है कि बेसमेंट की चाबी तो मिस्टर होंग के पास है, क्योंकि वो इस स्कूल के चेयरमैन के ग्रैंडसन हैं। चेयरमैन के ग्रैंडसन होने के साथ साथ मिस्टर होंग चाइनीज लैंग्वेज टीचर के तौर पे भी काम करते हैं। खैर इनको तो बस किसी तरह बेसमेंट में जाना था। उसके पास एक गन और तलवार थी जिसमें जेलीज को मारने की शक्ति थी। जैसे ही वो दरवाजा खोल के अंदर जाती है, पूरा बेसमेंट जेलीज से भरा पड़ा था, मानो जैसे वो उनकी दुनिया हो। ऐसे लग रहा था जैसे जेलीज और इंसान एक ही जगह पे अपना ठिकाना बना के बैठे हों। एन देखते ही तलवार से उन्हें खत्म करने लगती है। तभी मिस्टर होंग का उधर से गुजर होता है जो दरवाजा खुला देख के बहुत हैरान थे कि ऐसा कौन कर सकता है। अंदर जाते ही वो एन को कुछ अजीब हरकतें करता हुआ देखते हैं। असल में वो जेलीज को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई पावर नहीं है। उनके पास ऐसी पावर है जिसका उन्हें अभी अंदाजा ही नहीं है। ऐसे लोग जिनमें जेलीज को देखने की पावर है, मिस्टर होंग के अंदर मौजूद प्रोटेक्शन शील्ड उन जेलीज को चार्ज करने में मदद देती है। पूछने पे एन कहती है कि वो यहाँ एक न्यू डांस की प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि बच्चों के सामने डांस करना अच्छा नहीं लगता। इन शॉर्ट मिस्टर होंग को कोई जेली छू भी नहीं सकती। आगे जाते जाते दोनों एक खुफिया से तहखाने में पहुँच जाते हैं, जहाँ एक अजीब सा APJI स्टोन था जिसके साइड पे दीवार पे उसकी हिस्ट्री लिखी थी। असल में स्कूल की जगह पे पहले तालाब हुआ करता था। कपल्स अपनी विशेष मांगने यहाँ आते थे, लेकिन फिर यूँ हुआ कि लोग इसमें सुसाइड करने लगे। अगर किसी का कत्ल होता तो कातिल लाश इसमें फेंक जाते। देखते ही देखते बहुत सी दुर्घटनाएं होने लगी। तभी हाई अथॉरिटीज ने फैसला किया कि वो इस तालाब को मिट्टी से भर देंगे। फिर हुआ यूँ कि मिस्टर होंग के ग्रैंडफादर ने इधर स्कूल तामीर कर दिया। जैसे ही वो उस पर से पत्थर हटाते हैं, उसकी पावर से एन पीछे जा गिरती है, लेकिन मिस्टर होंग को कुछ नहीं होता। सभी बच्चे जो जेलीज के ऊपर से गुजर रहे थे, उन्हें मानो जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। वो जोर जोर से हंसते हुए छत पे जाके बार के साथ लटकने लगते हैं। बाकी बच्चे उन्हें बचाने के लिए पीछे भागते हैं। एन वहाँ से बाहर की तरफ भागती है और हड़बड़ाती हुई ऊपर आती है। जमीन में ऐसे था जैसे भूकंप आ गया हो। अचानक जमीन फटने लगती है और एक बड़ा सा सुराख हो जाता है, जिसमें से एक बहुत बड़ा जेली मॉन्स्टर निकलता है, जिसके गुर्राने की पावर से वो बार टूटने लगी थी। ऐसे लग रहा था जैसे
वो सभी बच्चों को निगल जाएगा। मिस्टर होंग भी वहाँ से बाहर की तरफ दौड़ते हैं और ऊपर पहुँच जाते हैं। इयन अपनी तलवार की मदद से हिप्नोटाइज बच्चों को ठीक कर रही थी और साथ साथ मौका देख के उस मॉन्स्टर पे वार कर रही थी। लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आई कि इयन की सारी पावर्स खत्म हो गई। अब सभी मौत के मुंह में जाने वाले थे कि अचानक मिस्टर होंग उड़ते हुए बार के साथ लगते हैं और उनका हाथ इयन के साथ टच होने की वजह से इयन चार्ज हो जाती है और वो अपनी गन से उसे शूट करके खत्म कर देती है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और ऐसा लगता है जैसे आसमान से जेलीज की बारिश हो रही हो। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जख्मी बच्चों को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। इयन और मिस्टर होंग दोनों भी वापस जाके बेसमेंट का दरवाजा दोबारा लॉक कर आते हैं ताकि ये राज ही रहे। मिस्टर होंग किसी को कॉल कर रहे थे कि हर 6 माह बाद बेसमेंट को साफ करना होता है, लेकिन कॉल होल्ड पे चली जाती है। दरअसल बस इलगुआंग स्टेरिलाइजेशन कंपनी को बेसमेंट में जाना अलाउड है, उसके अलावा किसी को इजाजत नहीं। अब इसके पीछे क्या वजह है ये तो आगे ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो हर चीज हर दिन एक नया राज खोलती है। अगले दिन स्कूल के ग्राउंड में बच्चे आपस में खेल रहे थे। कभी उनमें 2 बच्चों के हेड्स के पीछे मॉन्स्टर जेली अटैच्ड होती है। इयन ये देख के परेशान हो जाती है। ऐसे में वो अपनी एक दोस्त सू को, जो एक्यूपंक्चर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर है और आने वाले हर इंसान की पेन, दुख, दर्द को खत्म करती है, से इस बारे में डिस्कस करती है। सू कहती है कि उन बच्चों के बाल कटवा दो क्योंकि जेलीज उनके बालों के साथ अटैच्ड है। आप सोच रहे होंगे कि ये सू कितनी अच्छी दोस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी उसे बस अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। एरा नामी एक स्टूडेंट हमेशा इयन की हेल्प करती है। वो कहती है कि वो किसी तरह उन्हें बाल कटवाने के लिए कायल कर लेगी और ऐसा ही होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर्स फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। एग्जाम्स नजदीक थे। उन्हीं बच्चों का ग्रुप चीटिंग करने की प्लानिंग कर रहा था। एग्जाम के दिन वो लोग क्लास के बच्चों की चेयर से कुशन उठा के भाग जाते हैं। लाइक सीरियसली। अब इस कुशन्स में क्या है? रात में कुछ बच्चे क्लास में बैठे फूट फूट के रो रहे थे। एग्जाम्स की वजह से वो लेट नाइट स्टडी कर रहे थे। अचानक शोर मच जाता है। इयन भाग के वहाँ आती है और दूसरे बच्चों को क्लास से बाहर निकाल देती है। असल में वो हिप्नोटाइज्ड हो चुके थे। उनमें से एक लड़की के मुंह से खून निकलने लगता है। अचानक देखते ही देखते वो फूलने लगती है। इयन अपनी तलवार से उस पे वार करती है और अचानक से पूरे कमरे में रेड जेलीज की बारिश होने लगती है। स्कूल के एक टीचर मिस्टर मैकेंजी खामोशी से आके बेसमेंट की तरफ देखते हैं और वापस लौट जाते हैं। उनके हाथ में एक खास किस्म की रिंग होती है, एक ऐसी रिंग जो कि स्कूल में लगी चेयरमैन की फोटो में उसने भी पहन रखी थी। मिस्टर मैकेंजी सेफ हैप्पीनेस कंपनी के लिए काम करते हैं। असल में इस स्कूल को सेफ हैप्पीनेस कंपनी ने बनाया था। बनाने के बाद उन्होंने बेसमेंट को साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट स्टेरिलाइजेशन कंपनी को दिया। ये दोनों कंपनी जेलीज के बारे में जानती थी। पहले तो स्टेरिलाइजेशन कंपनी अपना काम अच्छे से कर रही थी, लेकिन अचानक उनके मन में लालच आ गया और उनका मोटिव बदल गया। अब ये कंपनी स्कूल पर कब्जा करके पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहती थी। इसी कारण सेफ हैप्पीनेस कंपनी ने स्कूल में इनके आने पे पाबंदी लगा दी थी, लेकिन इस बात का मिस्टर होंग को नहीं पता था। सेफ हैप्पीनेस कंपनी की नीयत भी अब खराब हो चुकी थी। वो भी हकीकत में तो स्कूल पे कब्जा ही करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तभी वो वहाँ मौजूद टीचर्स को खरीद के उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, स्कूल में दुर्घटनाएं बढ़ने लगी थी। आए दिन बच्चे या तो जख्मी हो जाते या फिर उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। स्कूल में बास्केटबॉल बॉयज का एक ग्रुप जिम कर रहा था। एक लड़का टीम में शामिल होने के लिए आता है, लेकिन वो उसे इतना टॉर्चर करते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मिस्टर मैकेंजी के वहाँ आते ही वो सभी स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं। वो उसे अपनी टीम में आने की ऑफर करते हैं। दरअसल वो उसे लालच दे रहे थे कि वो सेफ हैप्पीनेस के लिए काम करे, लेकिन वो मना कर देता है। फिर कुछ दिन बाद जब उससे अपनी उस दिन वाली इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती तो वो मान जाता है। मिस्टर मैकेंजी उसे 4 बीज देता है कि इसे उनके सामान में रख दो और अपनी टीम बनाओ। मैच वाले दिन स्कूल में स्टेडियम बच्चों और टीचर से भरा होता है। मैच के दौरान वो लड़का अपनी टीम के साथ ऐसे खेलता है कि इयन को दाल में कुछ काला महसूस हो जाता है। इयन को मिस्टर मैकेंजी पे उनकी हरकतों की वजह से पहले ही शक था। आखिरी राउंड में जब वो लड़का जंप करके गोल करता है तो फाइनली इयन को उसके शूज के नीचे जेलीज नजर आती हैं। स्कूल में अनाउंसमेंट होती है कि कुछ दिन बाद एक न्यू बच्ची मिन हमें ज्वाइन करने वाली है। मिन एक दिन स्कूल आ रही थी कि उसे बहुत सारे माइट्स आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन चूँकि उन्हें कोई और नहीं देख पा रहा था तो इस वजह से वो बहुत परेशान थी कि अब क्या करे। मिन स्कूल में आती है तो उन माइट्स को
उसको खाने लगती है। असल में वो कोई नॉर्मल बच्ची नहीं थी। कुछ लोग उसके इस सुपर पावर से वाकिफ थे, इसीलिए जहाँ माइट्स का अटैक होता उसे वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता। लेकिन इयन को इस बात का नहीं पता था। एक दिन अचानक जब वो उसे माइट्स खाता हुआ देखती है तो फिर इस हकीकत से आशना होती है। इयन बहुत दुखी थी कि मेरे जैसे न जाने और कितने लोग हैं जिन्हें अपनी जिंदगी जीने का कभी मौका ही नहीं मिला। वो कुछ रिसर्च और सू से इस बारे में डिस्कस करने के बाद पता चलाती है कि अगर ऑपरेशन करके इसका स्टमक बदल दिया जाए तो ये नॉर्मल हो सकती है। ऑपरेशन के बाद आखिर इयन उसकी जिंदगी को बदलने में कामयाब हो जाती है। इयन रोज रोज की दुर्घटनाओं से बहुत परेशान हो गई थी। वो कहती है मुझ में अब और जेलिस को देखने की हिम्मत नहीं है। फाइनली वो मिस्टर होंग को अपना रेजिग्नेशन देकर घर आ जाती है। वो उसे बहुत मना करते हैं कि अभी स्कूल को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन इयन तो जैसे फैसला कर चुकी थी। एक दिन वही दोनों बच्चे जिनके बाल कटवाए थे वो बेसमेंट का लॉक खोल के उसमें जाते हैं और बाहर निकल के दरवाजा बंद किए बिना दौड़ आते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि सभी जेलीज बाहर निकल आती हैं। ऐसे लगता है जैसे इंसान कम और जेली ज्यादा हो यहाँ। अचानक स्कूल में एक दुर्घटना घटने लगती है। सभी बच्चे और स्टाफ बिना बात किए ही हंसने लगते हैं। इस वजह से उनकी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है। ये खबर न्यूज में देखती है और मिस्टर होंग को मैसेज करती है, लेकिन वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे। वो तो स्कूल की हिस्ट्री की सच्चाई तलाश करने में निकले हुए थे। इयन स्कूल आती है और एक लॉकर ओपन करती है जिससे उसे स्टेरिलाइजेशन कंपनी की लीडर के बारे में पता चल जाता है। उस कंपनी को लीड करने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी दोस्त सू ही थी। यहाँ आपको बताती चलूं कि इयन पहले एक हॉस्पिटल में काम करती थी, लेकिन सू ने उसे जानबूझ के इस स्कूल में जाने को कहा ताकि उसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सके। इयन उसे कहती है कि तुमने इतने सालों से मुझे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब वो इस लड़ाई में हिस्सेदार नहीं बनेगी। इयन अपने ऑफिस में बहुत परेशान बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे इन सब चीजों को ठीक करे, क्योंकि अब तो उसकी पावर्स भी खत्म होने लगी थी जिनसे वो उनका मुकाबला करती थी। तभी वहाँ मिस्टर होंग आते हैं। इयन कहती है कि हमें स्कूल को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए क्योंकि अब मुझ में इसे बचाने की पावर नहीं है। मिस्टर होंग को भी उस पे ही भरोसा था। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है। इयन को याद आता है कि जब हमने पहली बार APGI स्टोन को उठाया था तो एकदम हर चीज तहस नहस होने वाली थी। वो कहती है आज भी हम उसे ही उठाएंगे, फिर चाहे हमें इसके लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। रात में दोनों बातें करते हुए बेसमेंट में जाते हैं कि ये जगह स्कूल के लिए ठीक नहीं है। इयन कहती है कि अगर हम बाहर ना आ सके तो मिस्टर होंग यहाँ अपनी सीक्रेट लव को कन्फेस करते हैं कि क्या हुआ अगर हम ना आ सके तो जहाँ भी रहेंगे दोनों साथ में तो होंगे। मिस्टर होंग APGI स्टोन को उठा के जैसे ही साइड करते हैं अचानक जलजला आ जाता है। इयन अपने रूम की तरफ भाग जाती है, अपनी गन और तलवार उठा के बाहर भागती है। मिस्टर होंग भी सेफली बेसमेंट से निकल आते हैं। उन दोनों की पावर्स भी ठीक हो गई थी। मिस्टर होंग उसका हाथ पकड़ते हैं और उसकी पावर्स को मजीद चार्ज कर देते हैं। कुछ सेकंड्स में ही स्कूल मलबे का ढेर बन जाता है। दोनों सेफली बाहर निकल आते हैं। मिस्टर होंग स्कूल को दोबारा तामीर करते हैं। स्टाफ भी नया रखा जाता है ताकि अब कोई किसी के लिए काम न कर सके। बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाई का नया सेशन स्टार्ट करते हैं। इन दोनों की कंपनी में अब स्कूल सेफ था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन एक बच्ची इयन के पास आती है और कहती है कि मेरी मॉम को गोश्त नजर आते हैं, क्या आप कभी हमारे घर आ सकती हैं? इयन ये सुन के चौंक जाती है और सोचती है कि अब उसे ऐसा कुछ नहीं करना, उसे अब सुकून चाहिए। और इसी सीन के साथ ही ये अमेजिंग एडवेंचर से भरी सीरीज एंड हो जाती है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमें सीजन 2 में ही मिलेंगे, जैसे कि दोनों कंपनीज तो अभी बाकी हैं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, तो हो सकता है वो फ्यूचर में फिर से स्कूल पे हमला करे क्योंकि स्कूल तो अभी भी उसी होल पे ही है। जो चीजें अभी हमें पुरसुकून नजर आ रही हैं, वो हकीकत में भी ऐसी हैं या बस हमारी नजरों का धोखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।